ये एक सच्ची कहानी है उन लोगों की जो 1996 में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे और एक भयानक तूफान की वजह से हादसे का शिकार हुए। इनमें से बस कुछ ही लोग जिंदा वापस लौटे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की भी है जो आम सा पोस्टमैन है, जो सिर्फ इसलिए एवरेस्ट चढ़ना चाहता था कि उसके शहर के बच्चे उसे देखकर कुछ बड़ा सोचेंगे, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके उसे वहां भेजा था। लेकिन आखिर में उसके साथ क्या होता है? ये कहानी ऐसे शख्स की भी है जो लोगों का हाथ पकड़कर एवरेस्ट चढ़ाया करता था और आखिर में उसके साथ क्या हुआ। और ये एक ऐसे शख्स की कहानी भी है जो अपने घर वालों को बिना बताए चला आया था। क्या वो वापस लौट सका? मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली इस तरह की सभी कहानियां आप तक पहले पहुंच सकें। यह है रॉब हॉल। इसका बिजनेस है लोगों को एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाना। ये लोग कैंप 4 पर हैं और हाइट है 2000 फीट। रॉब अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। ये 30 मार्च है और साल है 1996। काठमांडू एयरपोर्ट पर 3 आदमी आपस में मिलते हैं, बैक वेदर्स, जॉन क्रैकोवर और डग हेल्सन, जो एक ही कंपनी यानी एडवेंचर कंसल्टेंट्स के साथ हैं। ये तीनों बस में ट्रेवल करके एडवेंचर कंसल्टेंट्स के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां रॉब एवरेस्ट की हिस्ट्री और यहां के खतरात के बारे में ब्रीफिंग दे रहा है। रॉब की टीम हेलीकॉप्टर से 9,383 फीट की ऊंचाई पर लुकला पहुंचती है, जहां ये लोग ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए 17,600 फीट की ऊंचाई पर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं, जहां कई देशों के लोग आए हुए हैं। और वहीं पर एडवेंचर कंसल्टेंट्स का बेस कैंप भी है, जहां कैंप मैनेजर हेलन मिल्टन उन्हें वेलकम करती है। रॉब इंट्रोड्यूस करवाता है कैरोलिन मैकेंजी को, जो इस टीम की डॉक्टर है और इन्हें मेडिकल पॉइंट्स ब्रीफ करती है। वो बता रही है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है और वहां उसकी कमी है। इस पहाड़ पर गहरी दरारें हैं, जहां गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वो कहती है कि हाइपोथर्मिया की वजह से जबान लड़खड़ाएगी और बिला वजह गुस्सा आएगा, और ऐसा 8,000 मीटर्स की बुलंदी पर पहुंचने के बाद होता है। दिमाग में सूजन आ जाने की वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है और मौत हो जाती है। पल्मोनरी ओडिमा की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है और ऐसा लगता है कि आप डूब रहे हैं। और इसका इलाज सिर्फ यह है कि जितना जल्दी हो सके पहाड़ से नीचे उतर आएं। यह दिन है 23 अप्रैल, बुलंदी है 21,000 फीट और ये लोग पहुंचते हैं कैंप 2 पर, जहां ये लोग ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं ताकि इन्हें कुछ राहत मिल सके। डग हैंसन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रॉब उसे कहता है कि तुम बेस कैंप पहुंचकर कैरो से अपना चेकअप करवा लेना और आज रात तुम ऑक्सीजन मास्क पहनकर सोना। कैरोलिन डग का चेकअप कर रही है और वो उसे कुछ मेडिसिन दे देती है। उसी वक्त बेक को याद आता है कि उसकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है और वो अपनी वाइफ को विश करना भूल चुका है। वो रॉब से सैटेलाइट फोन रिक्वेस्ट करता है और अपनी वाइफ से बात करता है। उसी वक्त उसकी वाइफ को मालूम होता है कि बेक पहाड़ पर है। वो अपनी फैमिली को बिना बताए ही चला आया था। यह है लोटसे फेस 23,400 फीट पर, जहां इन्हें ऊपर चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि यहां बहुत तेज हवा चलने लगती है। रॉब उन सबको वहीं रोकता है और वापस बेस कैंप लौटने का कहता है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। बैक, जो एक दरार पार करने की कोशिश कर रहा है जहां सीढ़ी पर उसका पैर फिसलता है और वो बीच में ही लटक जाता है, और रॉब उसे बचाने आता है, जो उसे सहारा देकर दूसरी तरफ ले जाता है। रॉब बाकी सभी कैंप मैनेजर्स को एक जगह बुलाता है और उनसे कहता है कि इस साल क्राउड ज्यादा होने की वजह से हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमें कोई प्लान और स्केड्यूल बना लेना चाहिए जिससे आज जो गड़बड़ हुई वो नहीं होगी। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सब वहां से चले जाते हैं। रॉब स्कॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि चोटी पर पहुंचने की हम दोनों की तारीख एक ही है, क्यों ना हम मिलकर काम करें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। तुम अपनी टीम को गाइड करो और मैं अपनी टीम को गाइड करूंगा। और स्कॉट उसकी बात मान लेता है। दिन है 5 मई। रॉब अपनी टीम के साथ एक ग्रुप फोटो लेता है। उसी रात रॉब की वाइफ का मैसेज रिसीव होता है, जो उसे बताती है कि उसकी बेटी पैदा होने वाली है। और रॉब ये खुशखबरी अपनी टीम को सुनाता है। जॉन सबसे एक सवाल पूछता है कि तुम लोग एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहते हो, मतलब पहाड़ ही क्यों? वो डग से मुखातिब होता है। डग उसे बताता है कि मेरे शहर में एक एलिमेंट्री स्कूल है जहां के बच्चे पैसे देकर मेरी मदद करते हैं ताकि मैं पहाड़ पर झंडा लहरा सकूं। मैं सोचता हूं कि अगर मुझ जैसा एक आम आदमी एक नामुमकिन सपना साकार कर सकता है तो हो सकता है वो बच्चे भी इंस्पायर होकर कुछ बड़ा करें। वो कहता है कि मैं पहाड़ पर चढ़कर वो खूबसूरती देखना चाहता हूं जो आज तक किसी ने ना देखी हो। निकलने से पहले वो एक पूजा करते हैं और पूजा के बाद वो सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। एक एवलांच की वजह से पहाड़ पर हादसा होता है, लेकिन रॉब ढलान पर फिसलते हुए आदमी की जान बचा लेता है। रॉब स्कॉट से कांटेक्ट करता है जो बेस कैंप में है, जिसकी तबीयत अब ठीक नहीं है।
हेलन रॉब से कांटेक्ट करके बताती है कि मौसम की जानकारी मिली है, मौसम तेजी से बदल रहा है। तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है, जो अब भी उत्तर की तरफ जा सकता है। अगर वो उत्तर की तरफ नहीं जाता तो बहुत बर्बादी होगी। अगली सुबह मौसम साफ था, व्यू क्लियर था और हवाएं भी तेज नहीं थी। रॉब अपनी टीम के साथ चढ़ाई शुरू करता है। यह है कैंप 4, 26,085 फीट की ऊंचाई पर, और यहाँ मौसम बहुत खराब होता है। बहुत तेज हवा चलती है, लेकिन रॉब को उम्मीद है कि सूरज ढलने के बाद मौसम शांत हो जाएगा। लेकिन इस मौसम में बहुत से लोगों की हालत खराब हो रही थी। उन्हें सांस लेने में मुश्किल थी और वो यहीं रुकने का फैसला करते हैं। इस मौसम में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। ये तारीख है 30 मई और दिन है शुक्रवार। रात के 12:30 हुए हैं। रॉब अपनी टीम को इकट्ठा करता है। तूफान अब थम चुका है और पहाड़ साफ नजर आ रहा है। रॉब उन्हें कहता है कि हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, हमें चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। वो लोग चढ़ाई शुरू कर देते हैं क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है कि कब तक ठीक रहे। वो इस वक्त से फायदा उठाना चाहते थे। यह है दी बैल्कनी, 27,600 फीट की ऊंचाई पर, और वक्त है सुबह के 4:30। बैक को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कुछ साल पहले उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। रॉब उसे नीचे जाने को कहता है, लेकिन वो साफ इंकार कर देता है। और यहां तक पहुंचकर अब वापस कौन जाना चाहेगा। रॉब बैक को आराम करने का कहता है और खुद आगे बढ़ जाता है। यह है साउथ ईस्ट रिज, जहां आगे जाने के लिए रस्सियां नहीं हैं और वो लोग अपनी टीम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अब वो लोग अपनी टीम के लिए रस्सियां बांधते हैं। यहाँ डग की हालत खराब हो जाती है और रॉब उसे हौसला देता है। यह है हिलरी स्टेप, 28,740 फीट की ऊंचाई पर, जहां भीड़ बढ़ रही है क्योंकि आगे रस्सियां नहीं हैं और रस्सियां बांधने में उन्हें वक्त लग रहा है। उनके पास ऑक्सीजन इतनी नहीं है कि वो इंतजार कर सकें। कुछ लोग तो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वापस चले जाते हैं। एंटोली और नील जो आगे रस्सियां लगाने गए थे, वो अब रस्सियां लगा चुके, तो एंटोली सबको आगे बढ़ने का कहता है। वो लोग जो हिलरी स्टेप के बेस पर इंतजार कर रहे थे, वो अब आगे बढ़ते हैं। ये दोपहर 1:14 का वक्त है। अब एंटोली और जॉन चोटी पर पहुंचते हैं और दोपहर 2 बजे तक रॉब भी वहां पहुंच जाता है। वो यासुको और अपने बाकी टीम के लोग जो वहां पहुंच चुके थे, उन्हें कांग्रेट्स करता है। रॉब बेस कैंप को खबर करता है कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं और ये खबर सुनकर हेलन बहुत खुश होती है। कुछ ही देर में वहां स्कॉट भी पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। रॉब उसे सहारा देकर नीचे ले जाने की कोशिश करता है। ये वक्त दोपहर 3:15 का है जब रॉब नीचे जाते हुए रास्ते में डग से मिलता है। डग की हालत बहुत खराब है, उसमें अब हिम्मत नहीं रही। रॉब उसे वापस लौटने का कहता है, लेकिन डग उसे कहता है कि मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं और ये मेरा आखिरी मौका है। मैं अगले साल नहीं आ पाऊंगा और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। अब रॉब चोटी तक पहुंचने में उसकी मदद करता है, जो अब ज्यादा दूर नहीं है। बैक अभी तक वहीं बैठा रॉब का इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां ठंड बढ़ती जा रही है और मौसम खराब हो रहा है। दूसरी तरफ डग चोटी पर पहुंच जाता है। उसका वो नामुमकिन ख्वाब अब पूरा हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ गाय रॉब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो रॉब को बताना चाहता है कि तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसे जितना जल्दी हो सके चोटी से नीचे आना होगा। गाय अब रॉब के बजाय हेलन से कांटेक्ट करता है और जब हेलन कैंप से बाहर देखती है तो वो गहरे काले बादल अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है। माइक और यासुको बैक तक पहुंच जाते हैं और वो उसे अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। डग की हालत बहुत खराब है, वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। रॉब अपने करीब लोगों से ऑक्सीजन का पूछता है, लेकिन किसी के पास भी ऑक्सीजन नहीं थी। गाय रॉब से कहता है कि तुम किसी भी तरह नीचे पहुंचो, हम कुछ लोगों को डग की मदद के लिए ऊपर भेज रहे हैं। लेकिन रॉब डग को छोड़ने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ स्कॉट की हालत भी बहुत खराब है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है और वो अपने साथी को नीचे भेजता है कि एंटोली को ऑक्सीजन देकर ऊपर भेजो। अब तूफान आ चुका है और रॉब डग को हिलरी स्टेप पर उतार देता है। वो उसे कहता है कि मैं दक्षिण शिखर पर ऑक्सीजन लेने जा रहा हूं और तुम यहां से कहीं मत जाना, मेरा इंतजार करना। रॉब अभी चंद ही कदम आगे गया था कि डग नीचे गिर जाता है और रॉब का एक साथी हैरल्ड उसके पास ऑक्सीजन ले आता है, लेकिन शदीद तूफान की वजह से वो बोतल जम जाती है और वो दोनों वहीं बैठकर तूफान थमने का इंतजार करते हैं। जैन, जो रॉब की वाइफ है, वो बेस कैंप कॉल करती है कि रॉब ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की। हेलन उसे बताती है कि उसे एक भयानक तूफान का सामना है और वो अभी तक पहाड़ पर ही है और रॉब के अलावा 13 लोग और हैं जो पहाड़ पर फंसे हुए हैं और तूफान और भी बदतर होता जा रहा है। हैरल्ड, जो रॉब की मदद करने गया था, वो भी पहाड़ से गिरकर जान से हाथ धो बैठा और वहां अब रॉब अकेला रह जाता है।
इन तूफानी हवाओं में बैक जम रहा है, वो अब कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा। ये है 11th ऑफ मई और वक्त है सुबह 5 बजे का। गाय अब भी रॉब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रॉब का कोई जवाब नहीं मिलता। सुबह जब कैरोलिन हेलन से अपनी टीम के बारे में पूछ रही थी, तभी रॉब की आवाज सुनाई देती है। वो बर्फ से ढका हुआ था और हाथ पैर हिला नहीं सकता था। वो उन्हें बता रहा है कि डग और हैरल्ड मर चुके हैं और उसे भी मदद की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके। गाय हेलन से कहता है कि रॉब की जैन से बात करवानी होगी, क्योंकि एक वही उसे हौसला दे सकती है। हेलन कॉल कनेक्ट करती है और जैन रॉब को नीचे उतरने के लिए मोटिवेट करती है। वो उसका हौसला बढ़ाती है। एंडोर्जी और उसके साथी जो रॉब को लेने पहाड़ पर गए थे, वो हेलन से कांटेक्ट करते हैं कि तूफान तेज हो जाने की वजह से वो अब दोबारा नीचे आ रहे हैं और तूफान थमते ही वो फिर से कोशिश करेंगे। हेलन जैन को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि हमने कोशिश की, लेकिन भयानक तूफान की वजह से हम रॉब को नीचे नहीं ला सके। हम सुबह फिर से कोशिश करेंगे। और वो एक बार फिर जैन से रॉब की बात करवाती है। रॉब उससे माफी मांगता है कि वो शायद अपनी बेटी से नहीं मिल सकेगा। वो उसे गुड बाय कहता है और बर्फ की चादर ओढ़कर हमेशा की नींद सो जाता है। रॉब हॉल, जिसने न जाने कितने ही सरफिरों को हाथ से पकड़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया था, वो खुद अब अकेला बहुत सारी बुलंदी पर बेयारो मददगार इस दुनिया से रुखसत हुआ। बैक अब भी जिंदा था। वो हिम्मत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका शरीर जम चुका था। वो हिम्मत करके उठता है और आगे बढ़ता है। एंटोली, जो तूफान थमने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऊपर जा रहा है, उसे वहां स्कॉट मिलता है, जिसने उसे ऑक्सीजन लाने का कहा था, और इसी इंतजार में वो भी जान से गया। बैक खुद चलकर बेस कैंप तक पहुंचा। माइक ने हेलन को खबर की कि बैक जिंदा है और वो लोग उसे कैंप 1 तक ला रहे हैं। हेलन बैक की वाइफ पीच को उसके जिंदा बच जाने की खबर देती है और कहती है कि बर्फ की वजह से हम उसे नीचे नहीं ला सकते। पीच कहती है कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम वो खुद कर देगी। वो नेपाल में अमेरिकन एम्बेसी कॉल करती है और उनसे मदद चाहती है, और जल्द ही पहाड़ों में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो लोग हेलीकॉप्टर के लिए उतरने की जगह बनाते हैं। किसी भी हेलीकॉप्टर का यहां लैंड करना खतरे से खाली नहीं था। वो हेलीकॉप्टर वहां लैंड करता है और बैक को लेकर चला जाता है। बैक अब अपने घर पहुंच चुका था। वो चल तो सकता था, लेकिन उसके दोनों हाथ और नाक जाया हो चुकी थी। रॉब का शरीर दूसरे लोगों की तरह, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, पहाड़ों में ही रह गया। जुलाई 1996 में जैन की बेटी पैदा हुई और उसने उसका नाम रखा सैरा। जैसा कि रॉब ने कहा था कि तुम उसे इस नाम से पुकारना, सैरा आर्नल्ड हॉल।